हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक यू ऑल आर क्वाइट वेल. नाउ टुडे आई स्टार्ट विद टॉपिक meiosis. It is also known as the reductional division. This topic is related to class 11th biology chapter 10 and this is my fourth video lecture from this chapter. Meiosis is a type of cell division process in which one cell divides to give four cells where the chromosome number became half from parent to daughter cell. तो meiosis एक ऐसी सिंपल रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है जहां पे पेरेंट सेल डिवाइड करती है और डिवाइड करने के बाद टोटल 4 सेल का फॉर्मेशन करती है और 4 सेल बनने के बाद यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर जो डॉटर सेल फॉर्म हो रही होती है पेरेंट सेल कंपैरिजन में हाफ होते हैं. अगर यहाँ पे 46 क्रोमोसोम मान लिया जाए तो यहाँ पे क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? 23 क्रोमोसोम्स ही हो जाएंगे. जैसे यहाँ दिखाया गया है फर्स्ट टाइम डिवीजन हुआ, वन टाइम डिवीजन हुआ तो यहाँ पे हमारे पास 2 सेल आई. अब जब ये 2 सेल बनती है यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं. तो रिडक्शन डिवीजन पहली सेल में हो जा रहा है. जबकि उन्होंने मियोसिस देखा था कि मियोसिस केस में वन सेल डिवाइड कर रही थी और डिवाइड करने के बाद 2 सेल फॉर्म कर रही थी और दोनों ही सेल में क्रोमोसोम नंबर क्या थे? इक्वल थे. यहाँ पे 46 तो 46 और 46 ही रहा. जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब वन सेल डिवाइड की 2 अलग अलग सेल बनाई तो क्रोमोसोम नंबर पहले वाले डिवीजन में ही हाफ हो गए. अब सेकंड फर्दर डिवीजन में ये दोबारा हाफ नहीं होते हैं, ये इक्वल लगते हैं. तो मियोसिस फर्स्ट ही एक्चुअली में क्या है? हमारा रिडक्शन डिवीजन है. यहाँ पे रिडक्शन हो रहा होता है. जबकि मियोसिस सेकंड हमारा क्या है? इक्वेशनल डिवीजन है. यहाँ पे क्रोमोसोम क्या होते हैं? बराबर रहते हैं. सो दिस इज द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है जबकि यहाँ पे इक्वेशनल डिवीजन हमारे पास हम लोग को विजुअल होता है. तो अब इस तरह से जो मियोसिस डिवीजन होता है ये आपका क्लास 12 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है यहाँ से, क्योंकि इस पे बेस्ड आपका जो यूनिट फर्स्ट है वहां पे आप लोग स्टडी करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन. तो इन सब कंडीशन में आप लोग को यहाँ पे मियोसिस टर्म को जानना जरूरी होगा कि आखिर किस तरह से सेल हमारे पास डिवाइड करती है, क्रोमोसोम किस तरह से हाफ होते हैं, क्योंकि वहां पे इसकी नीड पड़ती है. तो यहाँ हम लोग आज की वीडियो लेक्चर में इसको बात कर लेते हैं कि मियोसिस डिवीजन में एक नॉर्मल सेल किस तरह से डिवाइड करके टोटल 4 सेल बना रही होती है. जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि 1 सेल डिवाइड हो रही है और हमारे पास 4 सेल फॉर्म हो रही है. अब इसके बाद ये प्रोसेस कहाँ हो रही है? सेल के अंदर ही हो रही है. तो सेल के अंदर जो लाइफ साइकिल होती है इंटरफेज और एम फेज के बेस पे वो सेम चलेगा. एम फेज हमारा क्या हो सकता है? माइटोसिस या मियोसिस हो सकता है. हम लोग माइटोसिस बारे में स्टडी कर चुके हैं. आज हम स्टडी करेंगे मियोसिस बारे में. तो जैसे कि मान लिया एक सेल है, अब ये सेल जो होती है इंटरफेज और एम फेज दो तरह के लाइफ साइकिल रिप्रेजेंट करती है. इंटरफेज में क्या होता है? सेल ग्रोथ कर रही होगी और एम फेज में क्या होगी? सेल डिवीजन कर रही होगी. तो जैसे कि नॉर्मल से लाइफ साइकिल चलती है वहां पे हमारे पास इंटरफेज होती है. इंटरफेज हमारे पास क्या आता है? G1 फेज यानी गैप 1 फेज, S फेज यानी सिंथेसिस फेज, G2 फेज यानी कि गैप 2 फेज. अब ये तीनों फेज कंबाइंड होकर क्या बनाती है? हमारी इंटरफेज बनाती है. यहाँ पर हमने स्टडी किया था कि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप के आरएनए बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं, एंजाइम बनते हैं और सेल की साइज इंक्रीज हो रही होती है. एस फेज हमारी सबसे मेन फेज थी, इसको बोला गया सिंथेसिस फेज. यहाँ पे क्या हो रहा था? क्रोमोसोम का नंबर डबल हो रहा था. तो क्रोमोसोम्स का नंबर यहाँ पे भी ठीक डबल होगा. इसके बाद G2 फेज आती है. यहाँ पे फर्दर डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स, प्रोटीन्स, हार्मोन्स और आरएनए फॉर्म हो रहे होंगे. इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल्स बनते हैं, उनका नंबर बढ़ता है, उनकी साइज बढ़नी स्टार्ट हो जाती है. अब सेल पूरी तरह से तैयार हो चुकी है डिवीजन करने के लिए. अब इसके बाद सेल इंटर कर जाती है डिवीजन फेज में यानी कि एम फेज में जाती है. अब एम फेज के बेस पे हमारे पास 2 तरह के डिवीजन होते हैं. एक होता है हमारा माइटोसिस, दूसरा हमारा क्या होता है? मियोसिस. तो माइटोसिस के अंदर क्या होता है कि 1 सेल डिवाइड करती है और टोटल 2 सेल फॉर्म करती है जहां पे क्रोमोसोम नंबर इक्वल होते हैं. जबकि मियोसिस क्या होता है कि 1 सेल डिवाइड करती है और 4 सेल बनाती है और यहाँ पे पहले वाले डिवीजन में ही क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं. अब ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे.
इसके अलावा जो हमारे पास माइटोसिस प्रोसेस होती है ये सोमैटिक सेल में होती है, और ये सोमैटिक सेल हमारे बॉडी के अंदर जितने भी हमारे पास बॉडी ऑर्गन होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं, जितने भी टिश्यूज होती हैं, सेल्स होती हैं, वो सबकी सब सोमैटिक सेल की बनी होती हैं। जबकि जर्मिनल सेल को बोला जाता है हमारे पास मियोसाइट सेल्स, और जो मियोसाइट सेल्स होती है उसके अंदर केवल मियोसिस डिवीजन करने की कैपेसिटी होती है, और वो डिवाइड करके टोटल 4 सेल बनाती है, जहाँ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। अब क्रोमोसोम हाफ होने से बेनिफिट ये होता है कि जब भी कोई स्पीसीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो रहा होगा उस कंडीशन में यहाँ पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, यानी कि दो सेल जब फ्यूज करती है तब उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और जब दो सेल फ्यूज करेगी और उसमें क्रोमोसोम नंबर अगर मान ली डबल ही है, जैसे कि मान ली अगर ह्यूमन की बात करें 46 है, 46 आया स्पर्म के फॉर्म में मेल से और 46 आया स्पर्म के फॉर्म में एग के फॉर्म में फीमेल से, तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर लगातार बढ़ते जाएंगे। तो उसको मेंटेन करने के हमारे पास यहाँ पे मियोसिस डिवीजन आती है, जहाँ पे क्रोमोसोम नंबर सेल के अंदर हाफ रहते हैं। तो एग सेल और स्पर्म सेल दोनों में क्या है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए। अब इनसे जब जायगोट बनेगा तो नेक्स्ट जनरेशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद भी हमारे पास पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में क्रोमोसोम के नंबर मेंटेन रहते हैं। देख लेते हैं मियोसिस डिवीजन के अंदर जो प्रोसेस हो रही होती है वो किस तरह से होती है। यहाँ पे टोटल मियोसिस की जो स्टेज होती है उनको 2 स्टेज में डिवाइड किया गया है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मींस न्यूक्लियर डिवीजन, तो यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा होगा उसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मींस साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, जैसे कि मान लिया नॉर्मल सेल है उसके अंदर ये न्यूक्लियस है, अब जब ये न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो डिवाइड करके सबसे पहले क्या होता है कि एक सेल के अंदर, एक नॉर्मल सेल के अंदर ये न्यूक्लियस डिवाइड कर जाएंगे और 2 न्यूक्लियस फॉर्म कर लेंगे। दिस ओवरऑल प्रोसेस is known as karyokinesis, and then after it cytokinesis occurs. Due to this 2 different cells are formed. Now these cells further undergo to the division phase. ये further क्या होता है, डिवीजन फेज चले जाते हैं और इनसे इस तरह से टोटल हमारे पास 4 सेल फॉर्म होती है, बट दे all are attached with each other. ये चारों सेल एक दूसरे से जुड़ी रहेंगी। स्टार्टिंग में सेल आपस में जुड़ी हुई थी, फिर क्या हुआ ये दोनों सेल आपस में जुड़ी हुई थी, तो इस तरह से टोटल 1 सेल से हमारे पास 4 सेल फॉर्म होती है। अब इसके बाद इनसे हमारे पास गैमेट सेल फॉर्म होती है। तो यहाँ पे हम लोग बात करें कैरियोकाइनेसिस की, तो यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड 2 स्टेज में प्रोसेस कंप्लीट होती है। मियोसिस फर्स्ट कंसिस्ट ऑफ प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट। जैसा हम लोगों ने माइटोसिस के अंदर पढ़ा था कि माइटोसिस के अंदर हमारे पास प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज आदि होती है, तो सेम यहाँ पे वही प्रोसेस होगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। बट इन केस ऑफ प्रोफेज some other additional stages are formed such as leptotene, zygotene, pachytene, diplotene, dikinesis। अब ये सब क्या होता है इसको भी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब हमारी मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगी, इसके बाद मियोसिस सेकंड स्टार्ट हो जाएगी। अब क्या होगा, सेल हमारा टेलोफेज फर्स्ट, जैसे कि हमारा देखा ये हमारा टेलोफेज फर्स्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस हुई है, साइटोकाइनेसिस नहीं हुई है। अब इनके पास यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होगी और फिर इस तरह से एक सेल से 2 सेल डिवाइड हो जाएगा। ये फर्दर आफ्टर इट मियोसिस सेकंड हैज बीन स्टार्टेड। अब जैसे यहाँ पे साइटोकाइनेसिस हो जाएगा उसके ठीक बाद हमारे पास सेकंड स्टेज स्टार्ट हो जाती है, मियोसिस सेकंड। अब मियोसिस सेकंड में भी सेम इवेंट इन्वॉल्व होंगे, मियोसिस प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टेलोफेज सेकंड। बिटवीन द meiosis first and meiosis second, a stage are considered that is known as the interkinesis stage। इसमें एक शॉर्ट टाइम के लिए इंटरकाइनेसिस स्टेज फॉर्म होती है और ये इंटरकाइनेसिस स्टेज इसकी रेस्टिंग कंडीशन है। फर्दर इट मियोसिस सेकंड हैज बीन स्टार्टेड। अब मियोसिस सेकंड जब होगा यहाँ पे प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टेलोफेज सेकंड हो जाएगा। अगर टेलोफेज सेकंड कंप्लीट होगा तो हमारे पास टोटल 4 सेल हम लोग को देखने को दिखाई मिलेगी। अब इसके बाद जब हमारा ये टोटल हमारा इस सेल के अंदर टोटल हमारे पास 4 न्यूक्लियस दिखाई पड़ने लगते हैं। ये अभी हमारे पास 1 से 2 सेल बना था, अब इस 2 सेल ने अपने अंदर न्यूक्लियर डिवीजन किया और ये सेल हमारे पास अभी 2 ही हैं, बट न्यूक्लियस 4 दिख रहे हैं।
अब इसके बाद क्या होगा, फर्दर इनका फिर से साइटोकाइनेसिस होगा। अब साइटोकाइनेसिस होगा तो इस कंडीशन में साइटोकाइनेसिस होने के लिए अगर हमारे पास प्लांट सेल है तो यहाँ पे सेल प्लेट फॉर्म होगी, अगर एनिमल सेल है तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा सेल फरो बनेगा। यानी कि प्रोसेस सेम ही रहेगी, जैसा हमारा माइटोसिस था वैसा सेम यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे भी क्या होती है हमारे पास सेल प्लेट बनती है प्लांट सेल में और सेल फरो बनता है एनिमल सेल में। तो ओवरऑल जो प्रोसेस है माइटोसिस मियोसिस में सारी इवेंट सारी प्रोसेस सेम है। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, डिफरेंस खाली यहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड दो इवेंट इन्वॉल्व हो रही हैं कैरियोकाइनेसिस केस में, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है क्रोमोसोम हाफ करने के लिए। अब यहाँ पे क्रोमोसोम कैसे हाफ होते हैं इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द मियोसिस फर्स्ट डिवीजन। तो जैसे पहले हमने बात किया कि मियोसिस फर्स्ट के अंदर हमारे पास प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट आती है। और प्रोफेज फर्स्ट के अंदर हमारे पास लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकैथेटेड स्टेज आ रही होती है। तो सेम प्रोसेस जो हमने स्टडी किया था माइटोसिस के अंदर प्रोफेज के पास, तो प्रोफेज में क्या था कि हमारे पास जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं, जो क्रोमेटिन होते हैं, क्रोमेटिन फाइबर कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, क्रोमोसोम के फॉर्म में। तो हम लोग क्रोमेटिन थ्रेड दिख रहे हैं हमारे पास लंबे लंबे दिखाई पड़ रहे हैं, ये क्या हो गए हमारे क्रोमेटिन हो गए, ये हमारे क्रोमेटिन हो गए। अभी क्रोमेटिन क्या होते हैं कि लगातार कॉइलिंग कर करके कहां बदल जाते हैं क्रोमोसोम के फॉर्म में। इसके अलावा क्या देखा गया था वहां पे कि जो भी हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो सबके सब डिसअपीयर हो जाते हैं। अल्टीमेटली प्रोफेज फर्स्ट के लास्ट स्टेज तक, प्रोफेज के लास्ट स्टेज तक क्या होता है यहाँ पे हमारे पास सारे सेल ऑर्गेनेल्स डिसअपीयर हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस सब कुछ डिसअपीयर हो जाता है और स्पिंडल फाइबर कंप्लीटली फॉर्म होकर दोनों अपोजिट पोल पे पहुंच जाता है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होती है, लेकिन यहाँ पे इस प्रोसेस को होने के लिए हमारे पास टोटल 5 इवेंट आते हैं। वहां पे क्या था, अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज था। यहाँ पे हमारे पास क्या है, टोटल 5 इवेंट आ रहे हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकैथेटेस। अब देख सकते हैं इसमें आपके क्या क्या होता है। तो फर्स्ट स्टेज हमारी लेप्टोटीन हो गई। लेप्टोटीन के अंदर आप लोग जब इसको स्टडी करेंगे तो ये अब इंटर कर रहा है डिवीजन फेज में। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो भी इसके पास सेल ऑर्गेनेल्स हैं, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, इसकी गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, वैक्यूल, इन सब का डिसअपीयर होना स्टार्ट कर देती हैं। ये सब धीरे धीरे क्या होती है, गायब होने लगती हैं। इसके बाद इसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये भी क्या होता है, डिसअपीयर होना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पे देखा जा रहा है कि क्रोमोसोम्स हम लोग को दिखाई पड़ने के लिए क्रोमेटिन है। अब क्रोमेटिन में ये बोला गया था कि एस फेज के अंदर ये 2C से 4C में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये 2C 4C क्या है, 2N तो आप लोग जानते हैं कि डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो जैसा दिखाया जा रहा है, एक ब्लू कलर दिखाया जा रहा है, एक हमारा दिखाया जा रहा है ब्राउन कलर से। तो ब्लू वाला मान लिया हमारे पास ये फर्स्ट क्रोमोसोम्स है और ये मान लिया सेकंड का पेयर है। तो फर्स्ट का पेयर और सेकंड का पेयर एस फेज में जब वो सेल इंटर करेगी तो इंटर करने के बाद वहां पे रेप्लिकेशन होगा और क्रोमोसोम्स ये हमारे पास जो क्रोमेटिन होते हैं ये अपने अमाउंट को डबल कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट का ही सामने दूसरा फर्स्ट हमें दिखाई पड़ रहा है और ये भी दूसरा फर्स्ट दिखाई पड़ रहा है। तो क्रोमोसोम्स क्या है, ये फर्स्ट के पेयर हो गए और ये हमारे सेकंड के सामने सेकंड आया और सेकंड के सामने सेकंड आया। तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स का जो अमाउंट है वो फर्स्ट का 2 पेयर और सेकंड का 2 पेयर सेम हम लोग को दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ पे होता ये है कि जो हमारे पास ये क्रोमोसोम्स जो नए क्रोमोसोम बन रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टर क्रोमोसोम्स। फर्स्ट के 2 पेयर हमारे पास थे, अब इसके सामने क्या हुआ, एक दूसरा क्रोमोसोम बना, इसको बोलेंगे हम लोग सिस्टर क्रोमोसोम। तो ये दोनों क्रोमोसोम्स एकदम एक जैसे होते हैं, इक्वल सेम रहते हैं। इसी तरह से इसका सेकंड पेयर होगा अपने सामने दूसरी सिस्टर क्रोमोसोम बना लेगा। तो इस तरह से हमारे पास फर्स्ट के टोटल 4 सिस्टर क्रोमोसोम्स हो गए। अब जो 4 सिस्टर क्रोमोसोम बन रहे हैं यहाँ पे ये 2 आपस में सिस्टर होंगे और 2 आपस में नॉन सिस्टर होंगे। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है क्लियर कट, ये जो हमारे 2 क्रोमोसोम्स हैं ये फर्स्ट का पेयर था, ये सेकंड का पेयर था। अब फर्स्ट के पेयर ने क्या किया, अपने सामने एक दूसरी सिस्टर क्रोमोसोम को फॉर्म किया। तो फर्स्ट के सामने फर्स्ट बना और ये फर्स्ट के सामने फिर से फर्स्ट बन गया। सेकंड वाला था, सेकंड वाले में फिर से अपने सामने सेकंड बनाया, उसने अपने सामने फिर सेकंड बनाया।
अब इस तरह से हमारे पास जो टोटल दो सेट क्रोमोसोम थे वो कन्वर्ट हो गए 4 सेट में। इसी को लोग बोलते हैं टोटल काउंट। अब टोटल काउंट अब यहाँ पे कितनी आएगी, पहले क्या थी वो 2C थी, अब 2C क्या हो गई 4C में कन्वर्ट हो गई। ये दोनों को कंबाइन में क्या बोलेंगे 2C बोलेंगे। अभी 2C क्या हुआ 4C में कन्वर्ट हो गया। तो वहां पे यही टर्म यूज करता है कि 2C हमारा कन्वर्ट होता है 4C में। तो इस तरह से हमारे पास ये सिस्टर क्रोमोसोम्स हो गए। जो हमारे पास क्रोमोसोम दिखाई पड़ रहे हैं ये हमारे हैं सिस्टर क्रोमेटिन। और अगर हम बात करें इसकी और इसकी, यानी कि ये जो पेयर बन रहा है और ये पेयर बन रहा है, ये हमारे क्या हो जाएंगे नॉन सिस्टर हो जाएंगे। यहाँ पे और ज्यादा क्लियर दिखाया गया है, जैसे कि ये हमारे पास ये इसका सेंट्रोमियर हो गया। अब इस सेंट्रोमियर से जो क्रोमेटिन हम लोग को दिखाई पड़ रहे हैं ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारे सिस्टर क्रोमेटिन हैं। लेकिन ये वाला और ये वाला मतलब कि अब देखिए ये फर्स्ट पेयर हो गया, ये सेकंड पेयर हो गया। अब ये दोनों जो होंगे ये कहलाएंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिन। ये हमारे हो गए नॉन सिस्टर क्रोमेटिन। तो ये इस तरह से हमारे पास 2C से 4C में कन्वर्ट हो गया। और हमारे पास जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम दिखाई पड़ रहे हैं फर्स्ट का पेयर सेकंड का पेयर। तो क्रोमोसोम में कन्वर्ट होने के बाद इसने क्या किया, अपने अमाउंट को मेंटेन कर लिया। पहले क्या था क्रोमेटिन फॉर्म में था, ये क्रोमेटिन कंबाइंड हुआ और ये क्रोमेटिन कंबाइंड होने के बाद क्रोमोसोम फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, पॉलिंग हो रही है इसके अंदर। तो ये फर्स्ट का पेयर हो गया, ये सेकंड पेयर हो गया। तो जिस तरह से हमारे पास एक नॉर्मल सेल के अंदर डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स होते हैं 12 के फॉर्म में, तो ये 12 यहाँ पे हमारा मेंटेन ही है, जैसे कि इसके नंबर कोई इंक्रीजिंग नहीं हुई। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या ये और चेंजेस शो करता है। तो फर्स्ट चेंजेस यहाँ पे जो अपीयर होते हैं, ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स स्टार्ट टू डिसअपीयर। तो जितने भी यहाँ पर सेल ऑर्गेनेल्स हम लोग को दिखाई पड़ रहे हैं सारे सेल ऑर्गेनेल्स डिसअपीयर होना स्टार्ट कर देंगे। इसके साथ साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होने लगता है, न्यूक्लियोलस आल्सो स्टार्ट टू डिसअपीयर एंड दिस सिस्टर क्रोमोसोम्स, जो सिस्टर क्रोमोसोम्स हमारे हैं सिस्टर क्रोमेटिन हैं, are combined with each other by the help of specific proteins that are known as the cohesive proteins। तो इनके बीच एक स्पेसिफिक प्रोटीन आती है, इसको हम बोलते हैं कोहेसिव प्रोटीन। अब कोहेसिव प्रोटीन की हेल्प से ये सिस्टर क्रोमोसोम्स आपस में कंबाइंड हो जाते हैं। तो ये इसका एक स्पेसिफिक पॉइंट है जो कि लिपोप्रोटीन में खाली होता है कि यहाँ पे कोहेसिव प्रोटीन आती है और सिस्टर क्रोमोसोम्स को आपस में जोड़ देने का काम करती है। इसके बाद अब ये सिस्टर क्रोमोसोम्स कंबाइन होना स्टार्ट कर जाएंगे और अब ये हमारा जो लिपोप्रोटीन स्टेज है वो कंप्लीट हो जाएगा और इंटर करेगी सेल हमारी सेकेंड स्टेज में जाइगोटिन में इंटर कर जाएगी। अब जाइगोटिन में इंटर करने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे ऊपर पास सेंट्रियोल होते हैं, ये सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देते हैं। तब धीरे धीरे हमारा स्पिंडल फाइबर का बनना स्टार्ट हो गया। अब ये स्पिंडल फाइबर लगातार ग्रोथ करते रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस आर अपीयर वेरी लेस इन अमाउंट, यानी कि न्यूक्लियोलस लगभग डिसअपीयर हो चुका है, बहुत ही कम अमाउंट में यहाँ बचा हुआ है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हल्की फुल्की हम लोग दिखाई पड़ेगी, जबकि इसके अलावा जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होंगे सारे सेल ऑर्गेनेल्स हमारे डिसअपीयर हो जाएंगे। यानी कि लिपोप्रोटीन से जाइगोटिन में आने तक सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स डिसअपीयर हो जाते हैं, केवल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बची रह जाती है और न्यूक्लियोलस थोड़ा बहुत बचा रह जाता है। अब इसके बाद जो यहाँ पे क्रोमेटिन कंबाइंड हुए हैं, जो क्रोमेटिन यहाँ पे जुड़े थे हमारे, ये क्रोमेटिन रिप्रेजेंट करेंगे इसकी हमारी क्या होगी सेंट्रोमियर हो गई इसके। अब इस सेंट्रोमियर जुड़ने के बाद ये क्रोमेटिन कन्वर्ट होगा क्रोमोसोम के फॉर्म में। अब जो ये क्रोमोसोम्स बनते हैं ये सिस्टर क्रोमोसोम्स आपस में दूसरे से कंबाइन होते हैं। अब कंबाइन होने के लिए यहाँ पे फिर से स्पेसिफिक प्रोटीन आएगी, इसको हम बोलते हैं हम लोग कंडेंसिंग प्रोटीन। तो कंडेंसिंग प्रोटीन इनके बीच एक जिपर लाइक फैशन में रिप्रेजेंट होता है, क्योंकि क्या करता है कि ये दोनों क्रोमोसोम्स को पूरी तरह से जोड़ देता है, मतलब कि इनको आपस में एकदम कोलैप्स कर देगा, इनको आपस में एकदम सटा देता है। तो इसको हम बोलते हैं कि जीपर लाइक फैशन में यहाँ पे कंडेंसिंग प्रोटीन आती है। ये कंडेंसिंग प्रोटीन दो नॉन सिस्टर क्रोमोसोम्स को जोड़ रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिस्टर क्रोमोसोम जोड़े जा रहे हैं कोहेसिव प्रोटीन की हेल्प से। यहाँ पे क्या हो रहा है,
नॉन सिस्टर क्रोमोसोम जोड़े जा रहे हैं कंडेंसिंग प्रोटीन की हेल्प से। ये इसका मेन स्पेसिफिक पॉइंट है। अब इसके बाद क्या होता है कि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच पेयरिंग हो गई। अब होमोलॉगस क्या चीज है? Homologous are the types of chromosomes that represent a specific position on a cell। जैसे कि हमारा हो गया फर्स्ट का पेयर, ये मान लिया हमारा हो गया सेकंड का पेयर। अब इसी तरह से मान लिया अगर कोई एनिमल सेल है तो वहां पे हमारे पास टोटल 23 पेयर बनेंगे क्रोमोसोम जो कि आपस में कोलैप्स कर रहे होंगे। और अगर मान लिया कि 7 पेयर क्रोमोसोम्स ही हैं जैसे कि हमारे पास पी प्लांट में होता है तो वहां पे केवल 7 पेयर जुड़ेंगे। हम लोग एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि एक ऐसी सेल का जहां पे क्रोमोसोम्स 2 के पेयर में होते हैं। तो यहाँ पे ये 2 के पेयर में दिखाई पड़ रहा है, ये फर्स्ट का पेयर हो गया, सेकंड पेयर हो गया। अब इस तरह से जितने भी क्रोमोसोम्स यहाँ पे होंगे, चाहे हमारे पास 2 का पेयर हो, 3 का पेयर हो, 7 का पेयर हो, 23 का पेयर हो, तो सारे के सारे पेयर आपस में एक दूसरे से कंबाइन कर जाते हैं जीपल लाइक फैशन में। और इस कंडीशन को बोला जाता है साइटोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो ये हमारा साइटोनिमल कॉम्प्लेक्स सिंथेसाइज हो रहा है। अब क्या होगा कि जाइगोटिन से सेल इंटर कर जाएगी पैकेटिंग स्टेज में। तो हम लोग क्या देख लिया कि सबसे पहले हमारे पास कोजी प्रोटीन आए जो कि सिस्टर क्रोमोसोम को कंबाइन किए। सेकंड केस में हमारे पास कंडेंसिंग प्रोटीन आए जो कि नॉन सिस्टर क्रोमोसोम को जिपल लाइक फैशन में जोड़ देते हैं। और इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोनिमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब फर्दर यहाँ पे जो क्रोमेटिन है उसमें लगातार फर्दर कॉलिंग होती रहेगी और वो अपने डेंस स्ट्रक्चर को फॉर्म करते रहेंगे। अब सेल हमारी इंटर कर जाएगी पैकेटिंग स्टेज में। पैकेटिंग स्टेज तक आते तक हमारे पास जितने भी न्यूक्लियोलस होते हैं सबके सब डिसऑर्डर हो जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर वेरी स्लाइटली इन पोजीशन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है बहुत ही हल्की से दिखाई पड़ती है। इसके अलावा यहाँ पे जो हमारे पास नॉन सिस्टर क्रोमोसोम्स कंबाइंड हुए थे, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आपस में जुड़े थे, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आपस में एक दूसरे से क्रोमोसोम्स का एक्सचेंज करते हैं। एंड दिस फिनोमेना आर नोन एज द रिकॉम्बिनेशन। अब रिकॉम्बिनेशन क्यों हो रहा है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे एक स्पेसिफिक एंजाइम आता है, उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेज एंजाइम। अब ये रिकॉम्बिनेज एंजाइम करता क्या है कि इन क्रोमोसोम्स के बीच जो इंफॉर्मेशन होती है उसको एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। तो यहाँ से इस सिस्टर क्रोमोसोम्स ने अपनी इंफॉर्मेशन इस नॉन सिस्टर को दी और इस तरह की इंफॉर्मेशन इस सिस्टर को दी। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होता है कि क्रोमोसोम्स के बीच एक्सचेंज होती है। दिस प्रोसेस आर नोन एज द क्रॉसिंग ओवर। तो ओवरऑल पैकेटिंग स्टेज में क्या होता है हमारे पास क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस हो जाती है जो कि यहाँ पे स्पेसिफिक एंजाइम निकलते हैं, इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेज एंजाइम। अब रिकॉम्बिनेज एंजाइम निकलने के बाद क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है। अब सेल हमारी इंटर कर जाएगी नेक्स्ट डिप्लोटिंग स्टेज में। अब डिप्लोटिंग में होता ये है कि जो यहाँ पे फर्स्ट इवेंट होगी, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स थे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, सब की सब डिसऑर्डर हो चुकी है। अब यहाँ पे क्या बचा? केवल क्रोमोसोम बचे हमारे और स्पिंडल फाइबर बचे और सब कुछ डिसऑर्डर हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो कंडेंसिंग प्रोटीन यहाँ पे आ रही थी वो कंडेंसिंग प्रोटीन डिग्रेड होने लगती है। उनके बीच जो बॉन्डिंग थी वो बॉन्डिंग खत्म होने लगती है। जब बॉन्डिंग खत्म होने लगेगी तो क्रोमोसोम्स क्या होंगे? उन्हीं की वजह से आपस जुड़े हुए थे, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं। और होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आपस में कंबाइंड होते हैं इस कंडेंसिंग प्रोटीन की हेल्प से। तो ये कंडेंसिंग प्रोटीन क्या होती है? डिप्लोटिंग स्टेज में हमारा कंडेंसिंग प्रोटीन है तो ये क्या हो गया? यहाँ पे खत्म हो गया। अगर ये लॉस हो गया तो जो क्रोमोसोम्स आपस में जुड़े हुए थे दूसरे से एक दूसरे से दूर हटने लगते हैं। लेकिन जिस जगह पे ये क्रोमोसोम्स एक्सचेंज किए होते हैं, जहाँ पे क्रॉसिंग होती है, वहाँ पे अच्छे से जो यहाँ पे इनके बीच बॉन्डिंग बन जाती है। अब बॉन्डिंग बनने की वजह से ये दोनों आपस में दूसरे अलग नहीं हो पाते हैं। एंड दिस कंडीशन आर नोन एज द कायस्मेटा फॉर्मेशन। तो हम लोग को ये कायस्मेटा फॉर्म के फॉर्म में विजिबल होने लगता है। अब यहाँ पे जो एक्सचेंज हुए क्रोमोसोम्स हैं वो क्लियर कट विजिबल होने लगते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे होता यह है कि जो क्रोमोसोम्स का एक्सचेंज हुआ है, जो जीन का एक्सचेंज हुआ है, वो केवल 2 क्रोमेटिन के बीच ही होता है। जैसे क्रोमोसोम के हमारे पास क्या होते हैं? 2 सेट ऑफ क्रोमेटिन होते हैं, एक सेट ये हो गया, दूसरा सेट ये हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि आउट ऑफ 4 1 2 3 4 आउट ऑफ 4 में से केवल 2 क्रोमोसोम की जो आर्म होती हैं वो जेनेटिकल एक्सचेंज में इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ पे जो एक्सचेंज हो रहा है, जो रिकॉम्बिनेशन बन रहा है, 4 में से केवल 2 के बीच बनता है। तो इस तरह से हमारे पास ये एक्सचेंज दिखाई पड़ रहा है। और ओवरऑल क्या होता है यहाँ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच हम लोग क्रॉसिंग ओवर को क्लियर कट विजिबल कर पा रहे हैं। तो दिस इज द डिप्लोटिंग स्टेज। इसको यहाँ पे आप लोग को क्लियर कट दिखाया गया है। यहाँ पे क्या था कि पैकेटिंग स्टेज के अंदर
अभी हमने बात किया कि क्रोमोसोम्स का एक्सचेंज हो गया, एक्सचेंज होने के बाद ये हम लोग को दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास क्रॉसिंग ओवर हो गई। अब जैसे ये डिप्लोइड में जाता है, डिप्लोइड में ठीक जाने के बाद यहाँ पे जो कंडेंसिंग प्रोटीन थी वो डिग्रेड करने लगती है, वो गायब होने लगती है। इसकी वजह से क्रोमोसोम्स एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। जब दूर हटते हैं तो यहाँ पे हम लोग को कायरमेटा फॉर्मेशन क्लियर कट विजुअल होता है। अब ये कायरमेटा फॉर्मेशन दिखाता है कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है। अब अगर इसको हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 टोटल 4 आर्म्स है। यहाँ पे भी 1 2 3 4, यहाँ भी 4 आर्म्स है। तो किसी भी दो आर्म के बीच गैमेट का एक्सचेंज होता है, ना कि सभी के बीच होता है। तो यहाँ पे जो एक्सचेंज हो रहा है किसी दो के बीच ही हो रहा है, चारों के बीच नहीं हो रहा है, एक बोला है यहाँ पे। तो डिप्लोइड के बाद हमारे पास सेल इंटर कर जाएगी डाइकाइनेसिस में। डाइकाइनेसिस इज नोन एज द लास्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। अब यहाँ पे होता ये है कि जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है, जितने भी यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, सब कुछ गायब हो चुके हैं और हमारे पास स्पिंडल फाइबर कंप्लीटली फॉर्म हो चुका है। और जो सेंट्रियोल है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल, दोनों ही अपोजिट पोल पे चले जाते हैं। अब इसके बाद सेल इंटर करेगी मेटाफेज फर्स्ट में। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट में क्या क्या स्टेप्स आते हैं। इसके पहले तक हमारे पास डिप्लोइड डाइकाइनेसिस स्टेज तक हमारे पास जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं डिसअपीयर हो चुके हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो चुकी है और हमारे पास एक स्पिंडल फाइबर फॉर्म हो चुका है। अब सेल इंटर कर जाएगी प्रोफेज फर्स्ट को छोड़ के मेटाफेज फर्स्ट स्टेज के अंदर। अब मेटाफेज फर्स्ट में सेम प्रोसेस होती है कि जितने भी यहाँ पे हमारे पास क्रोमोसोम्स होंगे, ये सारे क्रोमोसोम्स सेंटर में आना स्टार्ट होते हैं। ऑल क्रोमोसोम्स कम्स अपीयर एट द इक्वेटोरियल पोजीशन। अब ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ गए। इसके साथ साथ यहाँ पे हमारे को डिफरेंट टाइप ऑफ स्पिंडल फाइबर दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि हमारे पास एक्स्ट्रा स्पिंडल फाइबर होगा जो कि दोनों पोल पे रहता है। ये करता है क्या है कि क्रोमोसोम्स को अपोजिट पोल तरफ खींचने का में हेल्प करता है। इसके बाद हमारे पास ये पोलर स्पिंडल फाइबर हो गया। अब पोलर स्पिंडल फाइबर भी क्या करता है कि क्रोमोसोम्स को ऊपर जो अपोजिट पोल ये बन रहे हैं उस पोल के अंदर खिंचाव में हेल्प करता है। इसके अलावा जो हम थर्ड दिखता है हमको काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। तो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर हेल्पफुल होता है क्रोमोसोम्स को इक्वेटोरियल पोजीशन पे लाने के लिए। जो हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं इसके ऊपर स्लाइड करके सिंपली ये सेंटर पोजीशन पे आ जाते हैं। अब इस तरह से हमारे पास ये मेटाफेज स्टेज कंप्लीट हुई। मेटाफेज में ओवरऑल जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आके लग जाते हैं। ये हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, सेल इंटर करेगी एनाफेज फर्स्ट में, क्योंकि जैसे ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे आता है तो क्रोमोसोम्स जो हमारे पास स्पिंडल फाइबर थे ये मैक्सिमम लेंथ ले चुके हैं अपनी। अब इनके बीच क्या होता है, फिर से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा तो ये क्या करेंगे, क्रोमोसोम्स खींचेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो इस बार क्रोमोसोम्स की आर्म आपस में अटैच है, ना कि इसका सेंट्रोमियर पोजीशन अटैच है। सेंट्रोमियर तो यहाँ पे है, लेकिन इनकी आर्म है उस आर्म से ये क्रोमोसोम्स अटैच है जो कि खींचने पे आसानी से अलग हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या होते हैं कि अपने आर्म से ये ब्रेक करते हैं, जो कि क्रोमोसोम आर्म से ब्रेक करते हैं। अब जैसा बताया गया था कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है, तो क्रॉसिंग ओवर होने के बाद क्या हुआ कि ये जो इसका डार्क वाला पार्ट है ये हमारा फर्स्ट का पेयर था, ये हमारा सेकंड का पेयर था। अब इसमें से एक हमने लाइट लिया था, एक हमने डार्क लिया था। तो लाइट वाले के पास डार्क वाले का कुछ पार्ट आ गया है और डार्क वाले के पास लाइट वाले कुछ पार्ट आ गया है। इसी तरह से हम लोग सेकंड को देखें तो सेकंड में एक डार्क है एक लाइट है। अब यहाँ पे लाइट वाले के पास डार्क का पार्ट आ गया और डार्क वाले के पास लाइट कुछ पार्ट आ गया। तो इस तरह से हम लोग को दिखाई पड़ रहा है कि जो क्रोमोसोम्स अलग हुए हैं यहाँ पे उनके पास रिकॉग्निशन लोग को क्लियर कट विजिबल हो रहा है। अब यहाँ पे स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमारे पास एनाफेज फर्स्ट और के होने बाद टेलोफेज फर्स्ट हो गई तो यहाँ फर्दर डिवीजन क्यों होता है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पे डिवीजन स्टॉप नहीं हो रही, डिवीजन लगातार चलती जा रही है, जबकि हमारे पास माइटोसिस के अंदर डिवीजन टेलोफेज के बाद कंप्लीट हो जाती है। जबकि यहाँ पे टेलोफेज फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद वो सेल्फ रेसिप्ट इंटर कर जाती है डिवीजन फेज में, जहाँ पे वो प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टेलोफेज सेकंड में लगातार फर्दर डिवीजन शो करती है। इसके लिए रीजन ये होता है कि अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमारे पास जो क्रोमोसोम्स हैं ये क्रोमोसोम्स अपने सेंट्रोमियर पोजीशन से अलग नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स हमारे हैं वो सेंट्रोमियर पोजीशन से अलग ना होकर कहाँ से अलग हुए हैं, अपनी क्रोमोसोमल आर्म से अलग हुए हैं। जबकि हम लोगों ने देखा था माइटोसिस के अंदर
तो माइटोसिस हम लोग अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जो 4 हम लोग दिखा रहे हैं क्रोमोसोम, ये 4 क्रोमोसोम के बीच कोई क्रॉसिंग वो नहीं हुई थी, और इस कंडीशन जितने भी हमारे पास क्रोमोसोम्स आएंगे वो सारे के सारे क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल पोजीशन पे इस तरह से हम लोग को दिखाई पड़े, जैसे यहाँ पे डायग्राम में मैं आप लोग को ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे जब इनके बीच इस पेडिल फाइबर बन जाएगा तो खींचेगा, तो खींचने के बाद ये क्रोमोसोम्स इस पोजीशन से अलग होते हैं। तो क्रोमोसोम्स क्या हो रहा है कि अपने सेंट्रोमियर पोजीशन से अलग होते हैं, इसलिए एक फर्स्ट का पेयर, सेकंड का पेयर, थर्ड का पेयर। तो हम लोग क्या किए थे, 4 क्रोमोसोम लेके चले थे, तो 4 इस सेल में आ गया और 4 इस सेल में आ गया। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर क्रोमोसोम डिवाइड किया तो डिवाइड करने के बाद जब इससे 2 अलग अलग सेल बनेगी तो हाफ क्रोमोसोम्स यहाँ पे दिखेंगे हम लोग, केवल 2 दिख रहे हैं और केवल 2 दिख रहे हैं। स्टार्टिंग क्या था हमारे पास, टोटल 4 थे, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 क्रोमोसोम्स थे, और एनाफेज फर्स्ट जब हुई हमारी केवल यहाँ पे तो 2 क्रोमोसोम से दिखाई पड़ रहे हैं, 1 2 1 2। अगर ये क्रोमोसोम्स इस तरह से लगते, अगर इनके बीच क्रॉसिंग और ना हुई होती, तो क्रॉसिंग और ना होने पे क्या होता है कि सभी क्रोमोसोम्स हमारे सेंटर में आते हैं। जब सेंटर में आते हैं तो अपने सेंट्रोमियर पोजीशन से अलग होते हैं, जब अलग होते तो हम लोग को 1 2 3 4 ऊपर दिखता है, 4 नीचे दिखता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि क्रोमोसोम जुड़े हुए थे आर्म से जुड़े होने की वजह से जब ये ब्रेक करता है तो केवल 2 क्रोमोसोम ऊपर दिखाई पड़ता है और 2 क्रोमोसोम नीचे दिखाई पड़ता है। अगर इस सेंट्रोमियर पोजीशन को अलग नहीं करेंगे तो आगे जाके इस सेल से हम लोग को डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स और प्रोटीन फॉर्म करने में दिक्कत होगी। तो सेल क्या करती है, अपने सेंट्रोमियर पोजीशन को अलग करना चाहती है। अब सेंट्रोमियर पोजीशन को अलग करने के लिए उसको फिर से ये प्रोसेस को रिपीट करना होगा। अब इसके आगे बात कर लेते हैं। अब हमारे पास एनाफेज सेकंड आई, एनाफेज सेकंड बाद टेलोफेज सेकंड फर्स्ट आएगी। एनाफेज फर्स्ट है ये, एनाफेज और टेलोफेज फर्स्ट होगा ये। अब टेलोफेज फर्स्ट में क्या होता है कि हमारे पास सेम कैरेक्टरिस्टिक अपीयर होते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियस आने लगेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लगेगी और स्पिंडल फाइबर डिसअपीयर होकर कन्वर्ट हो जाएंगे सेंट्रियोल फॉर्म में। सेम नीचे भी होगा। अब इस तरह से हम लोग को ये जो स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है ये टेलोफेज फर्स्ट है। अब टेलोफेज फर्स्ट फर्दर डिवीजन फेज में जाता है, जिससे कि यहाँ पे जो आर्म है, जो हमारे पास सेंट्रोमियर पोजीशन है, इनसे ये फर्दर अपने आप को अलग कर सके। अब यहाँ पे क्या होता है कि मियोसिस फर्स्ट हमारी कंप्लीट हुई। अब मियोसिस फर्स्ट के बाद जब सेल इंटर करती है मियोसिस सेकंड में, तो इंटरमीडिएट कंडीशन में उनके पास इंटरकाइनेसिस स्टेज आती है, जहाँ पे सेल कुछ टाइम के रेस्टिंग कंडीशन में जाएगी और फर्दर वो डिवीजन फेज में इंटर कर जाती है। अगर ये एनिमल सेल होगी तो यहाँ पे क्या होगी, साइटोकाइनेसिस होगी और लगातार यहाँ पे सेल प्लेट फॉर्म होगी और सेल फ्लो फॉर्म होगी, और सेल फ्लो बनने से यहाँ पे हम लोग को 2 अलग अलग सेल बन जाएगी। लेकिन ये सेल अलग नहीं होती, आपस में जुड़ी रहती हैं। भले इनके बीच सेल वॉल बन जाएगी, इनके बीच मेम्ब्रेन बन जाएगी, लेकिन ये आपस में एक दूसरे से कंबाइन रहती है, आप पूरी कंप्लीटली अलग नहीं होती है। अगर ये प्लांट सेल होती है तो यहाँ पे क्या होता है, स्टार्टिंग पहले सेल प्लेट बनता है, सेल प्लेट बनने के बाद ये इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। लेकिन डिवाइड करने के बाद ये दोनों सेल से अलग नहीं होती, चाहे वो हमारी प्लांट सेल होगी चाहे हमारी एनिमल सेल होगी। अब इसके बाद क्या होगा, ये सेल फर्दर डिवाइड इंटर करती है मियोसिस सेकंड में, और सेम ये भी करेगी मियोसिस सेकंड में इंटर करेगी। अब मियोसिस सेकंड में जाने के बाद ये जो सेल होती है नॉर्मल सेल तरह वर्क करती है, जैसे हमारे पास माइटोसिस डिवीजन होता है। सेम यहाँ पे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज रिपोर्ट किया गया है। तो प्रोफेज फर्स्ट हो सेकंड होगा, मेटाफेज सेकंड होगा, एनाफेज सेकंड होगा, टेलोफेज सेकंड होगा। जिसके बाद ये सिंपल जो सेल स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, इससे हम लोग को टोटल 4 सेल विजिबल होंगे। अब देखते हैं इसके बाद ये क्या क्या करते हैं। तो ये हमारी ओवरऑल प्रोसेस दिखाई जा रही है, हमारी क्या है, मियोसिस सेकंड की इवेंट्स हैं। अब देख लेते हैं मियोसिस सेकंड में क्या क्या होता है। मियोसिस सेकंड सेम होती है हमारी माइटोसिस के जैसे ही, यहाँ पे क्वेश्चन डिवीजन हो रहे होते हैं। यहाँ पे हमारे पास प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज स्टेज आएगी। तो प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टेलोफेज सेकंड यहाँ पे रिपोर्ट किया गया है। सबसे पहले प्रोफेज सेकंड आएगा। प्रोफेज सेकंड के अंदर यहाँ जितने भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
न्यूक्लियोलस, जितने सेल ऑर्गेनेल्स बन चुके होंगे सारे सेल ऑर्गेनेल्स डिसअपीयर हो जाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे जो हमारे दिखाई पड़ रहा है सेंट्रियोल्स, इस सेंट्रियोल से स्पेटल फाइबर कंप्लीटली फॉर्म हो जाता है और दोनों अपोजिट पोल पे ये पहुंच जाते हैं। तो प्रोफेज सेकंड के कंप्लीट होने तक सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स फिर से गायब हो जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाएगी, न्यूक्लियोलस गायब हो जाएंगे, केवल बचेगा क्या यहाँ पे हमारे पास क्रोमोसोम बचेंगे और स्पेटल फाइबर बचेंगे। जैसा हमारा दिखाई पड़ रहा है ये डाइकाइनेसिस स्टेज, ये प्रोफेज फर्स्ट की लास्ट स्टेज थी, तो सेम ही हमारे पास प्रोफेज सेकंड के अंदर ये कंडीशन लोग को विजुअल होगी। अब प्रोफेज सेकंड जो होता है वो इंटर करता है मेटाफेज सेकंड के अंदर। तो मेटाफेज में ओवरऑल क्या होता है कि क्रोमोसोम्स को इक्वेटोरियल पोजीशन पर लाया जाता है। बस इसका एक छोटा सा काम है कि मेटाफेज स्टेज के अंदर जो भी क्रोमोसोम्स होते हैं उनको इक्वेटोरियल पोजीशन पर लाके अरेंज कर जाता है। तो दोनों ही कंडीशन हमारे पास जो सेल दिखाई पड़ रही, दोनों के पास क्रोमोसोम उसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे आके अरेंज हो गए। अब इसके बाद जब ये मेटाफेज कंप्लीट होती है तो ये इंटर करता है एनाफेज सेकंड के अंदर। अब एनाफेज सेकंड में यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर हमारे हैं, ये स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम्स को खींचते हैं, लेकिन जब इस बार डिवीजन होगा तो डिवीजन के टाइम पे यहाँ पे आपके क्रोमोसोम जो है वो आपस में कंबाइन है सेंट्रोमियर से। तो अब इस बार जब ब्रेकिंग होगी क्रोमोसोम की तो सेंट्रोमियर पोजीशन से ब्रेक होगा। अब सेंट्रोमियर से जब ब्रेक करेगा तो यहाँ पे दिखाएगा कि हमारे पास ये सेंट्रोमियर आपस में दूसरे से अलग अलग हो गए और ये क्रोमोसोम्स दोनों को ब्रेक करने के बाद ये सारे क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल पे पहुंच गए हैं। तो एनाफेज सेकंड के अंदर सभी क्रोमोसोम्स अपने सेंट्रोमियर पोजीशन से ब्रेक कर जाते हैं और ब्रेक करने के बाद अलग अलग पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। अब इसके बाद टेलोफेज सेकंड स्टार्ट होगी। टेलोफेज सेकंड में क्या होता है कि फर्दर जो क्रोमोसोम्स है वो क्रोमेटिन फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है, यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में बदलने लगेगा वो। इसके अलावा यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लगती है, ये इनकी मेम्ब्रेन हो गई। अब मेम्ब्रेन बनने के साथ साथ यहाँ पे होता क्या है कि इनके पास न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, सभी के पास न्यूक्लियोलस बनने लगेंगे। और अब ये टेलोफेज सेकंड कंप्लीट होने के बाद साइटोकाइनेसिस करेगा। अब यहाँ फर्दर यहाँ पे सेल का डिवीजन होता है। तो सेल का डिवीजन अगर प्लांट सेल होगी तो सेल प्लेट फॉर्म होगी बीच में। अब ये सेल प्लेट लगातार ग्रोथ करती जाएगी और इनको पूरी तरह से अलग कर देगी। अगर ये एनिमल सेल होगी तो जैसा लोग यहाँ पे लेके चल रहे हैं सेंट्रियोल, सेंट्रियोल के बेस पे जो भी सेल होती है वो एनिमल सेल ही कही जाती है। यानी यहाँ पे क्या होगा, सेल फरो होगा। तो लगातार सेल फरो दोनों ही साइड से होना स्टार्ट हो जाता है, लगातार यहाँ पे जो सेल फरो होते रहेंगे। अब इस तरह से हमारे पास ये एक सिंपल सेल दो अलग अलग सेल में डिवाइड कर जाती है। तो टोटल हमारे पास अब एक सिंगल सेल से 4 सेल बन गए। अब यहाँ पे हम लोग क्रोमोसोम काउंट करें तो ये फर्स्ट का पेयर का केवल फर्स्ट का एक ही है और सेकंड का भी केवल एक ही क्रोमोसोम दिखाई पड़े। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड तो क्रोमोसोम्स यहाँ पे क्या होगा, पेयर फॉर्म में ना होकर केवल एक सिंगल फॉर्म में दिखाई पड़ रहे हैं, एक ही बचा यहाँ पे। अगर इसी तरह से हमारे पास अगर टोटल 23 पेयर होगा तो 23 सब दिखाई पड़ेगा। तो जो स्टार्टिंग सेल थी उनके पास क्रोमोसोम्स जो थे वो पेयर के फॉर्म में थे। जो यहाँ पे क्रोमेटिन दिखाई पड़ रहा है, ये क्रोमेटिन वहाँ पे पेयर के फॉर्म में था। यहाँ मैंने बना रखा है एक स्टार्टिंग कंडीशन जो हमारी सेल थी वो कुछ इस तरह की दिखाई पड़ती थी, जहाँ पे फर्स्ट के 2 पेयर, सेकंड के 2 पेयर। अब इस तरह से अगर 23 पेयर होगा तो 23 पेयर पूरा पड़ा रहेगा। अब जब सेल को डिवीजन करना होता है तो सेल साइकिल स्टार्ट करने पे वो क्या होती है, एस फेज के अंदर अपने क्रोमोसोम को डबल कर लेती है। अब डबल जब करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट के पेयर के सामने अपने सामने ये सब एक ही क्रोमोसोम्स और बना लेते हैं। तो जो नए क्रोमोसोम बनते हैं उसको बोला जाता है सिस्टर क्रोमोसोम्स। अब इस तरह से ये इसने क्या किया, अपने क्रोमोसोम डबल कर दिया। अब डबल करने के बाद क्या होता है, इनका क्रोमोसोम्स आपस में कंबाइन होता है सेंट्रोमियर से। अब सेंट्रोमियर से कंबाइन होने के बाद ये लेक्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस स्टेज तक हम लोग को विजिबल होते हैं, जैसा यहाँ दिखाया गया। ये क्रोमेटिन फर्दर कन्वर्ट है क्रोमोसोम के फॉर्म में। अब क्रोमोसोम के फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद ये इंटर करता है मेटाफेज फर्स्ट में। अब मेटाफेज फर्स्ट में क्या हुआ कि यहाँ पे क्रोमोसोम्स आपस में एक दूसरे से कंबाइन थे क्रॉसिंग की वजह से। तो जब यहाँ पे जो डिवीजन हुआ तो क्रोमोसोम्स की आर्म ब्रेक की, ना कि उनके सेंट्रोमियर ब्रेक की। तो सेंट्रोमियर को ब्रेक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है,
क्योंकि सेंट्रोमियर ब्रेक नहीं करेगा तो जो सेल बन रही है वो अपने अंदर डिफरेंट टाइप के एंजाइम प्रोटीन नहीं बना पाएगी। तो उस कंडीशन को फॉलो करने के लिए अब ये सेल अपने डिवीजन को रोकती नहीं, लगातार वो डिवीजन को आगे बढ़ाती रहती है। अब क्या होगा, एनाफेज सेकंड से जाएंगे टेलोफेज सेकंड में। टेलोफेज सेकंड के कंप्लीट करने के बाद अब मियोसिस सेकंड हमारी स्टार्ट होती है, जैसा दिखाया गया। प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, टेलोफेज सेकंड, टेलोफेज सेकंड और टेलोफेज सेकंड के बाद यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होगी, जिसकी वजह से हमारे पास एक सिंगल सेल से, जो हमारी सिंगल सेल है, इस सिंगल सेल से हमारे पास टोटल 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल फॉर्म हो जाएंगे। सो दिस इज द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ meiosis. Now I'm going to discuss about some significance of meiosis. Now I want to explain the significance of meiosis. So first, that is the main basic significance of meiosis is that it is responsible for maintain the chromosomal number generation after generation. तो जनरेशन ऑफ जनरेशन क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करने में ये यूजफुल होता है। सेकंड, इट एक्ट्स एज अ रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल की तरह वर्क करता है। ऐसा हमने देखा था कि यहाँ पे क्या हुआ था, रिकॉम्बिनेशन हो रहा था। रिकॉम्बिनेशन जब होगा तो यहाँ पे क्या था कि क्रोमोसोम के अंदर नए कैरेक्टर डेवलप होंगे, और जब नए कैरेक्टर डेवलप होंगे तो वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन अपने पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में फॉर्म होने तक नए कैरेक्टरिस्टिक को अपीयर करेगा। यानी कि ये क्या करता है, इवोल्यूशन होने के लिए रॉ मटेरियल तरह वर्क करता है। सेकंड हम बात करें थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की, इट रिक्वायर्ड फॉर द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि कोई दो सेल या दो गैमेट फ्यूज करते हैं, इनसे नए कैरेक्टर आ रहे होंगे। तो जैसा से पहले बात किया गया था कि जैसे कि मान लिया कि हमारे पास ये मेल है, 2n है, फीमेल भी 2n है, ये फीमेल हो गई और ये हो गया मेल। अब मेल और फीमेल गैमेट फॉर्म करते हैं, यहाँ पे स्पर्म बनता है, यहाँ पे क्या बनता है, ओवा बनता है। अगर 2n से 2n नहीं रहेगा तो नई जनरेशन जो आएगी वहां पे 4n हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 46 है, यहाँ 46 है, यहाँ 46 आया, यहाँ 46 आया, तो यहाँ पे कितना हो गया, 92 हो गया। यानी क्रोमोसोम का नंबर अपने फादर मदर के कंपैरिजन में ठीक डबल हो गया। तो ऐसा ना हो उसके लिए जब सेक्सुअल प्रोडक्शन हो रहा होता है उस टाइम में गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जिससे कि नए आने वाली जनरेशन में क्रोमोसोम के नंबर मेंटेन रह सके। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 23 हो जाएंगे, यहाँ 23 हो जाएंगे, ओवरऑल 46 ही बना रहेगा। तो इस तरह से ये क्रोमोसोम्स के नंबर को मेंटेन करता है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए मेयोसिस डिवीजन का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर मेयोसिस डिवीजन नहीं होगा तो वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना पॉसिबल नहीं है। इसके बाद थर्ड केस में क्या होता है कि इट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द जेनेटिक वेरिएशन ऑफ स्पीसीज। तो स्पीसीज के बीच जेनेटिक वेरिएशन को इंक्रीज करने में भी हेल्पफुल होता है। अब जेनेटिक वेरिएशन कैसे आएगा, यहाँ पे हाफ फैक्टर आ रहा है फादर से, हाफ फैक्टर आ रहा है मदर से। तो मोस्टली क्या होते हैं कि बेनिफिशियल यूजफुल कैरेक्टर ही ट्रांसफर होते हैं माता पिता से बच्चों के अंदर। तो यहाँ पे जो कैरेक्टर आएंगे तो जिनका चाइल्ड बन रहा होगा वो अपने फादर मदर की कंपैरिजन में ज्यादा डेवलप होगा और मोर स्टेबल होगा इन्वायरमेंटल चेंज को अडॉप्ट करने के लिए। तो इस तरह से जो हमारे पास नई स्पीसीज बनेगी वो क्या होगी, जेनेटिक वेरिएशन शो करेगी अपने फादर मदर से। तो ये जेनेटिक वेरिएशन में हेल्पफुल होता है। इट इज द मोर प्रोड्यूस द मोर स्टेबल ऑफस्प्रिंग। यहाँ पे क्या होंगे, जो नए स्पीसीज आएंगे जेनेटिक वेरिएशन के बाद जो स्पीसीज बनेगी वो ज्यादा स्टेबल होती है, ये बोला गया। नेक्स्ट हमारे पास इट मेंटेन द अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम्स, ये हम लोग पहले बात कर चुके हैं। तो फादर मदर से चाइल्ड में क्रोमोसोम के नंबर को मेंटेन करने में मेयोसिस डिवीजन रिस्पांसिबल होता है। लास्ट इज इट इज हाईली एनर्जेटिक प्रोसेस। ये क्या होती है, हाईली एनर्जेटिक प्रोसेस होती है। इसके साथ साथ यहाँ पे मियोसिस सेकंड और मियोसिस फर्स्ट दो स्टेज होती हैं। तो ओवरऑल प्रोसेस कंप्लीट होने में हाई एनर्जी की नीड होती है। सो दिस इज द ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीट।